पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूं और अभी तक आपने इसके पहले की प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इसके साथ ही एक और जानकारी देना चाहूँगी कि मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट एग्ज़ाम्स, टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम, इसके साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन में उत्तर दक्षिण संघर्ष संस्थागत हो गया है? The North-South conflict has become institutionalized in which of the following organization? आपके ऑप्शन है ए गैट, बी IMF, सी वर्ल्ड बैंक और डी UNCTAD। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोच लीजिए और मुझे बताइए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर दिया करिए और स्कोर भी कमेंट किया करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UNCTAD। इससे पहले तो जानिए कि UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट है का विस्तृत रूप है। यह विकासशील देशों के विकास के अनुरूप एवं अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व व्यवस्था में बढ़ावा देता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड? यानी निम्नलिखित में से तीसरी दुनिया की क्या विशेषता है? तो जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी उनके पास संसाधनों की कमी नहीं रहती। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ में न्यूट्रिशन एक्सिस्ट, यानी कुपोषण की समस्या विद्यमान है। आपको कोड्स की सहायता से इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट है ओनली 2, बी ऑप्शन है ओनली 1, सी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर भी मुझसे शेयर करिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत धैर्य से सॉल्व किया करिए। अगर आप लोग पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हुए क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी उसे हम गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं रहती। दे हैव नो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या है? ये गलत है। ये जो है ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो एक तरह से गरीब देश हैं। ठीक है, उनके पास संसाधनों की कमी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, इसके साथ ही साथ उन्हें अपने विकास के साधन उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ में न्यूट्रिशन एक्सिस्ट, यानी कुपोषण की समस्या विद्यमान रहती है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, यानी तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनमें भूखमरी है, गरीबी है, विकास के संसाधन अनुपलब्ध हैं, यानी उनके पास विकास के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओनली 2।
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तीसरी दुनिया के देशों से क्या अभिप्राय है। तो तीसरी दुनिया के अंतर्गत वे देश आते हैं जैसे जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के अविकसित और विकासशील देश जो हैं वो तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत आते हैं। और ये पूरी तरह से अविकसित हैं। इनके पास नेशनल रिसोर्सेज की कमी है, प्राकृतिक संसाधन की कमी है, इनके पास टेक्नोलॉजीज़ की कमी है, इनके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी नहीं है इनके पास, ना ही इतना धन है इनके पास कि अपने देश का विकास कर सकें। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि अविकसित देश है, यानी विकास की ओर अग्रसर देश हैं। और ऐसे ही देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी। अपना स्कोर जरूर से कमेंट करिएगा मुझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इस्टेब्लिश्ड द लेसन लर्न्ड एंड रिकॉन्सिलिएशन, यानी किसने सामंजस्यकारी आयोग की स्थापना की। आपके ऑप्शन है ए मैत्रीपाल सिरिसेना, बी महेंद्र राजपक्षे, सी गोताबाय राजपक्षे और डी वेलुपिल्ला प्रभाकरन। वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करिए, किसी भी जल्दीबाजी में वीडियो को मत देखा करिए। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र राजपक्षे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेसन लर्न्ड रिकॉन्सिलिएशन यानी सामंजस्यकारी आयोग की स्थापना क्यों हुई थी। तो जो महेंद्र राजपक्षे हैं इन्होंने 2010 में एक कमीशन का अपॉइंट किया था और इस कमीशन का नाम था लेसन लर्न्ड रिकॉन्सिलिएशन। ये मुख्य रूप से एक इंक्वायरी कमीशन था और जिसका उद्देश्य क्या था, जो श्रीलंका में निरंतर जो सिविल वार चल रहा था उसी के जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इस जांच आयोग का काम ये पता लगाना था कि जो ये सिंघली और जो ये लिट्टे हैं, सिंघली और जो लिट्टे हैं, इन दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो कमीशन था वो इसी समस्या को सुलझाने के लिए 2010 में महेंद्र राजपक्षे द्वारा अपॉइंट किया गया था। और इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें ये आया कि इस संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने के सबसे ज़रूरी यह है कि इन दोनों पक्षों के मध्य सामंजस्य एवं एकता को बनाया जाए। यानी जो तमिल लोग हैं, जो तमिल पीपुल हैं, उनके क्षेत्र में जो नाकाबंदी की गई है, जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसे समाप्त किया जाए। और जब इन दोनों संगठनों के बीच यानी ये तमिलों और सिंघलियों के बीच यानी लिट्टे और सिंघलियों के बीच जो है जब एकता और सामंजस्य और इनके मध्य जो शांतिपूर्ण वातावरण को हम लोग जब स्थापित करेंगे तभी इनके मध्य संघर्ष को सदा के लिए समाप्त किया जा सकेगा। तो इस आयोग की रिपोर्ट की भारत ने भी प्रशंसा की थी और इसका क्रियान्वयन भी किया गया था। लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसकी आलोचना की और उनका कहना था कि इस आयोग ने कहीं से भी तमिलों की समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू बी लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिसेफ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। दूसरा स्टेटमेंट है इंटरकनेक्शन और रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज़ नोन एज सोशलिज्म, यानी देशों के बीच परस्पर संपर्क या तेजी से एकीकरण को समाजवाद के रूप में जाना जाता है। आपको कोड्स की हेल्प से इसका राइट आंसर बताना है। आपके कोड हैं ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। आपको ये बताना है कि ये जो यूनिसेफ और के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है सोशलिज्म यानी समाजवाद के बारे में, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। यूनिसेफ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है।
ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जो यूनिसेफ के बारे में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये स्टेटमेंट तो कहा जा सकता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और जिसकी स्थापना 1995 में माराकाश एग्रीमेंट के तहत हुई थी। और ये ट्रेड रिलेशंस से रिलेटेड जो उदारवादी रवैया है उसको अपनाता है ताकि देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विभिन्न देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाया जा सके, उदार बनाया जा सके। तो यूनिसेफ के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। इसकी स्थापना का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में जो ये बच्चे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवा को उपलब्ध कराना था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। देशों के बीच परस्पर संपर्क या तेजी से एकीकरण को समाजवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में कही गई है, भूमंडलीकरण के बारे में कही गई है, जिसका प्रधान उद्देश्य होता है देशों के बीच परस्पर संपर्क या तेजी से एकीकरण को बढ़ावा देना। जो समाजवाद है वो सोशलिज्म है उसकी परिभाषा क्या है? यह जो सोशलिज्म या समाजवाद है वो एक सामाजिक आर्थिक दर्शन होता है और जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो धन का स्वामित्व समाज के पास होता है, अर्थात जो धन संबंधी समस्त संस्थाएं समाज के नियंत्रण में रहती हैं। ये स्टेटमेंट भी यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी निम्नलिखित कथनों में से ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी IPCC। तो पहला जो स्टेटमेंट है IPCC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988, यानी IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है B, IPCC डज नॉट इवेल्यूएट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन, यानी IPCC मानव पर जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्यांकन नहीं करता है। C स्टेटमेंट कह रहा है कि IPCC पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1989, यानी IPCC ने 1989 में अपनी पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और जो D ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए ये IPCC के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को ईजिली आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंचने का एलिमिनेशन प्रोसेस। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जो पहला जो स्टेटमेंट है कि IPCC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। IPCC की स्थापना 1988 में ही हुई थी। जो सेकंड ऑप्शन है IPCC डज नॉट इवेल्यूएट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन, यानी IPCC मानव पर जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्यांकन नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका काम ही यही है, ये मानव द्वारा जो जलवायु परिवर्तन में जो उनकी भूमिका है उसी का ये मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो गलत हो जा रहा है। जो C स्टेटमेंट है कि IPCC पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1989, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि IPCC ने अपनी पहली रिपोर्ट 1989 में नहीं बल्कि 1990 में पब्लिश की थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। जान लेते हैं कि IPCC है क्या। तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। और ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल या वैज्ञानिक निकाय है और यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पैनल है जो जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। इस संस्था को 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके प्रेजेंट में हेड हैं होशुंग ली और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 10 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1948 और ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में किया गया था और इसका मुख्य कार्य क्या था, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्रियों की दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसा या रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था स्लेवरी को हमेशा के लिए समाप्त करना, क्योंकि हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और उसे हर मनुष्य की भांति ही समान अधिकार मिलने चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी रंग रूप कोई भी हो, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कोई हो, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। तो एक इंसान होने के नाते हर मनुष्य को एक समान स्वतंत्रता एवं एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इस संगठन का एकमात्र एम यही था और इसका एकमात्र उद्देश्य था मानव अधिकार की सुरक्षा करना और इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एजेंडा 21। आपके ऑप्शन है ए इट इज़ एन यूएन एक्शन प्लान अगेंस्ट टेररिज्म, यानी यह आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना है। ऑप्शन बी है इट इज़ आउटकम ऑफ 1992 अर्थ समिट, यह 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। ऑप्शन सी इट इज़ अमेरिकाज ऑपरेशन अगेंस्ट सोवियत यूनियन, यानी यह सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन है। ऑप्शन डी इट इज़ अडॉप्टेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनाया है। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर मुझे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इट इज़ आउटकम ऑफ 1992 अर्थ समिट, यानी यह 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। में हम जान लेते हैं कि एजेंडा 21 है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों में भाग लिया था और इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को ठोस स्वरूप मिला, यानी इस सम्मेलन में ही जो विश्व पर्यावरण है उसके ऊपर एक ठोस मजबूत रणनीति बनाने का आधार प्रस्तुत किया गया। और इसमें इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सदस्य राष्ट्रों ने से यह निवेदन किया गया कि वह अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें और पर्यावरण प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इसमें जो 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उनसे यह निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, यानी पर्यावरण को प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, उनको रोकें, कार्बन उत्सर्जन को हमेशा के लिए समाप्त करें, यानी उसके लिए एक ठोस रणनीति अपनाएं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द मेंबर कंट्री ऑफ इप्सा, यानी इप्सा के सदस्य देश कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है पहला इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इटली। ऑप्शन सी इंडोनेशिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। यहाँ इंडिया होगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसके राइट आंसर को दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया का संगठन है, यानी इप्सा के जो सदस्य देश हैं वो है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इप्सा के बारे में जान लेते हैं। तो इप्सा 3 देशों यानी भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के बीच समन्वय एवं सहयोग का एक तंत्र है जो बहुजातीय एवं बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र है।
इसके सदस्य देश जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं। इप्सा की स्थापना 6 जून 2008 को ब्राज़ीलिया उद्घोषणा के द्वारा हुई थी, जिसमें तीनों देशों भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि, विकासशील राष्ट्र की उनकी स्थिति एवं वैश्विक पैमाने पर कार्य करने की उनकी क्षमता होने के चलते तीनों देशों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। और बस 2013 इप्सा में बेहद महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जब इसने अपने अस्तित्व के 10 वर्ष पूरे कर लिए। देखिए, ये जो तीनों देश थे, इनके मध्य मजबूत औद्योगिक क्षेत्रों की मौजूदगी को अक्सर एक अतिरिक्त तत्व के तौर पर उल्लिखित किया गया। और ये क्या था, ये तीनों देश के जो सहयोग के मोर्चे थे, इनका जो उद्देश्य था वो था एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना और वैश्विक विषयों पर मिलकर अपनी आवाज़ को उठाना, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सहयोग को अत्यधिक मजबूत करना। ये इप्सा के सदस्य देशों का क्या था, उद्देश्य था। वास्तव में ये संगठन जो है वो बहुपक्षीय व्यवस्था को सुधारने के संबंधित मुद्दों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग करने के लिए इन तीनों देशों ने भ्रष्टाचार करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो अपराधियों के खिलाफ एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। और इस बैठक में जो इप्सा के देशों की बैठक हुई थी, उसमें विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था और इसमें इप्सा में भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका देशों के प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और एक मजबूत और संपन्न दुनिया के निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एवं विकास के अधिकार एवं अवसरों की समानता तथा इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील कार्य करने हेतु प्रयास किया। ये एक बहुपक्षीय व्यवस्था है और जिसके अंतर्गत ये तीनों देश आपस में मिलकर एक समान समस्याओं का मुकाबला करने हेतु प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये है इप्सा के बारे में एडिशनल जानकारी, जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक था। देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। यानी स्थायी विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में रोम के क्लब नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। स्टेटमेंट 2 है, वो कह रहा है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज़ टू बी अचीव्ड बाय 2030, यानी सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना होगा। तो आपकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ओनली ए, ऑप्शन 2 ओनली बी, ऑप्शन 3 ए और बी, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है। क्या केवल ए स्टेटमेंट सही है, क्या केवल बी स्टेटमेंट सही है, क्या ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। तो देखिए, अगर हम लोग सावधानी से पढ़ेंगे तो इसके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे यूएन की जनरल असेंबली ने 2015 ने प्रपोज किया था, ना कि 1972 में रोम के किसी क्लब में। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। बी स्टेटमेंट है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू अचीव्ड बाय 2030, यानी सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है।
क्योंकि जो यूएन की जनरल असेंबली ने जब 2015 में इसे लॉन्च किया था, इसे प्रपोज किया था, तो इसके अंतर्गत 17 गोल्स की बात की गई थी और इसके अंतर्गत 9 टारगेट्स को फिक्स किया गया था जिन्हें इसके मेंबर कंट्रीज़ को अचीव करना था। ये गोल्स क्या क्या थे, जैसे पावर्टी हुआ, जीरो हंगर हुआ, जनरल इक्वलिटी हुआ, ठीक है। तो ये सब इस तरह के 17 लक्ष्य थे जिन्हें कि इसके सदस्य देशों को प्राप्त करना था। यानी इसका जो मेन जो लक्ष्य था वो था गरीबी को सदा के लिए समाप्त करना। ये इस तरह से जीरो हंगर यानी भूखमरी को समाप्त करना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, तो इस तरह के 17 गोल्स को निर्धारित किया गया था जिन्हें कि 2030 तक इस लक्ष्य को, इन गोल्स को अचीव करना था यूएन के मेंबर कंट्रीज़ को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किसकी विशेष एजेंसी है? आपके ऑप्शन है ए ओपेक, ऑप्शन बी यूएन, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन और ऑप्शन डी अफ्रीकन यूनियन। आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसकी विशेष एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में 1958 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जो जलयानों की यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है और इसे 1982 तक अंतर सरकारी समुद्री सलाहकारी संगठन यानी मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी IMCO कहते थे। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ए लिथुआनिया, बी फिनलैंड, सी स्वीडन और डी नॉर्वे। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूरोपियन यूनियन का इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। जो नॉर्वे है वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यूरोपीय संघ में कुल 28 संप्रभु राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं। ये 28 राज्य हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, क्रोएशिया। तो इस समय ये जो 3 राष्ट्र हैं वो इसकी आधिकारिक तौर पर सदस्यता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें मकदूनिया एवं तुर्की भी शामिल हैं। यानी ये जो 3 राष्ट्र हैं एवं पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र जो अल्बानिया है वो भी इसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन है ये एक तरह का राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है और जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1957 में रोम की संधि द्वारा की गई थी और ये यूरोपियन आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तब से इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई। 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा इसके आत्मिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई और दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौते के द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया को 1 जनवरी 2008 से शुरू किया गया। और यूरोपीय संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एकल बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं और इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होते हैं, जो सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों की 4 तरह की स्वतंत्रताएं को सुनिश्चित करता है। ये स्वतंत्रताएं हैं लोगों को समान सेवाएं एवं पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान सुनिश्चित करना। तो ये थी इसके बारे में एडिशनल जानकारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग SADC, यानी SADC के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो SADC की स्टैब्लिशमेंट 1978 में हुई थी, ठीक है। SADC इंक्लूड्स अंगोला, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यानी SADC में अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश शामिल हैं। और तीसरा ऑप्शन है इट्स हेडक्वार्टर्स इन
गैबोरोन बोत्सवाना, यानी इसका मुख्यालय गैबोरोन बोत्सवाना में है। कोर्स की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए ओनली 1, ऑप्शन बी ए एंड 2, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि SADC की स्थापना 1978 में हुई थी। क्या ये कथन सही है? तो नहीं, इसकी स्थापना हुई थी इसके एक साल बाद 1979 में, जुलाई में इसकी पहली बैठक हुई थी 1979 में अरुषा तंजानिया में। तो इस तरह से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है SADC इंक्लूड्स अंगोला, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यानी दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय के जो सदस्य देश हैं उनमें अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश शामिल हैं। क्या ये कथन सही है? तो नहीं, ये कथन भी गलत है क्योंकि बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अंगोला, बोत्सवाना, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के ये सदस्य हैं। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है वो है कि इसका मुख्यालय गैबोरोन बोत्सवाना में है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये स्टेटमेंट सही है। तो जी हाँ, थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसका मुख्यालय गैबोरोन बोत्सवाना में ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली 3। ठीक है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो सौदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है, यानी SADC, यानी दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, वो है क्या? तो ये समुदाय दक्षिण अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसके लक्ष्य हैं सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं एकीकरण को प्रोत्साहन देना तथा उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, इसका जो दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय है यानी SADC की स्थापना दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन, जिसकी पहली बैठक जुलाई 1979 में अरुषा तंजानिया में हुई थी, के आधार पर हुई थी। इसके अग्रणी राज्यों में जो इसके फ्रंटलाइन स्टेट हैं उनमें अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया और जाम्बिया शामिल हैं तथा औद्योगिक देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के बहुमत शासित देशों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके पश्चात 1980 में लुसाका में SADC विधिवत रूप से अस्तित्व में आया और तब से तंजानिया जो है 1990 में इसका सदस्य बना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के अतिरिक्त SADC ने क्षेत्र की दक्षिण अफ्रीका पर निर्भरता को कम करने तथा आर्थिक प्रतिबंधों को दृढ़तापूर्वक झेलने के लिए अपने लक्ष्यों को इसमें शामिल किया। तो ये था इसके बारे में एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जेनेवा, बी रोम, सी पेरिस और डी वियना। इस क्वेश्चन के इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अंकटाड के बारे में आपको बताना है। फिर से बता दें, जो मुख्यालय की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को और ये संयुक्त राष्ट्र, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। क्या है? स्थापित 1964 में स्थापित व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो वर्तमान समय में हेड हैं वो हैं मुखिशा कितुई। इसके वर्तमान समय में हेड है मुखिशा कितुई और इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल महमूद अब्दुल हलील मोहम्मद। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच कंट्री कंडक्टेड ए प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया आफ्टर द ईयर 1990, यानी वर्ष 1990 के बाद किस देश ने भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का संचालन किया? आपके ऑप्शन है ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी मलेशिया। इसका राइट आंसर चूज करिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। वर्ष 1990 के बाद जो पाकिस्तान था उसने कौन सी नीति अपनाई?
छद्म युद्ध की नीति अपनाई, यानी डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व ना होकर इसने विद द हेल्प ऑफ टेररिस्ट भारत के साथ छद्म युद्ध को जारी रखा, यानी प्रॉक्सी वार को जारी रखा, और जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में अस्थिरता को पैदा करना, ताकि भारत अस्थिर हो जाए। जब इसने प्रॉक्सी वार किया आतंकवादियों टेररिस्ट के हेल्प से, तो क्या हुआ, कश्मीर में अस्थिरता पैदा हो गई। कश्मीर जो कि एक विवादित क्षेत्र है वहाँ पे टेररिस्ट की हेल्प से इसने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया पाकिस्तान में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र में क्या था। आपको बताना है कि व्हाट वाज द इन द लेटर एन आसियान एज रिस्पॉन्स डिक्लेरेशन। आपके ऑप्शन ए है, एशियन कंट्रीज विल हेल्प ईच अदर टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, यानी आसियान देश एक दूसरे की मदद करेंगे अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए। ऑप्शन बी है, एशियन कंट्रीज आर अगेंस्ट टेररिज्म, आसियान देश आतंकवाद के विरुद्ध साथ हैं। ऑप्शन सी है, आसियान कंट्रीज विल कोऑपरेट टुगेदर ऑन नेचुरल डिजास्टर्स, यानी आसियान देश प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ सहयोग करेंगे। एंड ऑप्शन डी है, आसियान देश सैनिक अभ्यास एक साथ करेंगे। एशियन कंट्रीज विल डू मिलिट्री एक्सरसाइजेज टुगेदर। आपको बताना है कि एन आसियान एज रिस्पॉन्स डिक्लेरेशन, यानी एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र में क्या कहा गया था। आसियान के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक सहयोग संगठन है, जिसके अंतर्गत 10 मेंबर्स हैं, और ये आपस में आर्थिक विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एवं इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने के लिए काम करते हैं। आसियान का मुख्यालय मैं बता दूं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, तो आपको लेकिन ये बताना है कि एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र में क्या कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी आसियान देश प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ सहयोग करेंगे। यानी एक आसियान एक अनुक्रिया घोषणा पत्र में कहा गया था कि सदस्य देशों में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो ऐसी स्थिति में इसके सभी सदस्य देश एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन कि भारत के पूर्व की ओर देखो नीति में कौन सा देश शामिल नहीं है। विच कंट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी मलेशिया, सी मालदीव्स और डी थाईलैंड। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, अगर आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव्स, यानी भारत के पूर्व की ओर देखो नीति में मालदीव देश शामिल नहीं है, और इसे 1991 में नरसिंह राव सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और इस नीति के साथ ही भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की गई थी और इसे एक नए अवसर के रूप में देखा गया था, और बाद में इसे लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया 2014 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया है। इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी पीवी नरसिंह राव, सी मनमोहन सिंह और डी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव, जो एक्ट पूर्व की ओर देखो पॉलिसी यानी लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव में 1991 में शुरू किया गया था, और इससे भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की गई थी, और इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ नए रिश्ते बनाने की शुरुआत करना, ताकि उनके साथ जो ये क्या है आपसी नीति है उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए, इसे एक नए संबंध की ओर प्रेषित किया जाए, इसका एक उद्देश्य था। अब बाद में ये क्या हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया 2014 में। है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय, यानी खाड़ी सहयोग परिषद मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी सेकंड वर्ल्ड नेशंस, सी थर्ड वर्ल्ड नेशंस और डी फोर्थ वर्ल्ड नेशंस। क्वेश्चन का आंसर देखिए, सोच के बताइए मुझे क्या होगा।
आपको बताना है कि खाड़ी सहयोग परिषद में मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी ये 6 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। ये खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। यह संगठन फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय समूह है और इसका मुख्यालय कहाँ है, सऊदी अरब रियाद में स्थित है। इस संगठन की आधिकारिक यानी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अरबी है, ठीक है। ये एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है और इसके जो महासचिव हैं वो अब्दुल्ला बिन रशीद अल जायनी है। इसकी जो काउंसिल है वो कुवैत में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 मई 1981 को हुई थी, यानी कि आज से 38 साल पहले, ठीक है। और ये जो है एक तरह से व्यापार संगठन है, ठीक है, व्यापार का सहयोग संगठन है। और ये इसके अंदर जो खाड़ी देश हैं, जो फारस की खाड़ी से घिरे हुए देश हैं, उनके मध्य ये इसका उद्देश्य क्या है, इनके मध्य व्यापार को आपसी बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। बे ऑफ पिग्स इन्वेशन इज एसोसिएटेड विच 2 कंट्रीज। यानी बे ऑफ पिग्स आक्रमण किन 2 देशों से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए, यूएसए एंड यूएसएसआर, ऑप्शन बी, यूएसए एंड जर्मनी, ऑप्शन सी, यूएसए एंड क्यूबा एंड ऑप्शन डी, यूएसए एंड इंडिया। आपको ये बताना है कि बे ऑफ पिग्स इन्वेशन किन 2 देशों से जुड़ा हुआ है। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए और क्यूबा। देखिए, जो बे ऑफ पिग्स आक्रमण था ये निर्वासित क्यूबाइयों द्वारा फिदेल कास्ट्रो की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिणी क्यूबा पर असफल हमला किया गया था, जिसे अमेरिकी सेना ने प्रशिक्षित किया था और हमले के समय मदद भी की थी, ठीक है। तो ये था तो इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी थी। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि ये इसके उपरांत क्या हुआ था, यानी बे ऑफ पिग्स आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आज का आपका होमवर्क है और मैं जो होमवर्क देती हूँ उसे कोशिश किया करिए कि आप लोग अटेंड करिए, ठीक है। ये क्विज सीरीज आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसे लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो इसे आप लोग लाइक करिए, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले, और इसे अन्य नीडफुल स्टूडेंट में शेयर भी करिए जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो आप लोग उन स्टूडेंट्स में इन प्रैक्टिस सेट को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 10 की संख्या में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करिएगा, ताकि अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे आल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने ये नेट का एग्ज़ाम की स्मार्ट रिवीजन के लिए और DSSB PGT एग्ज़ाम के स्मार्ट रिवीजन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, फास्ट क्विक रिवीजन सीरीज़ के नाम से। तो आप लोग उस पर जाकर सारे रिवीजन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं ये दावा करती हूँ कि अगर आपने उन सारे रिवीजन वीडियोस को देख लिया तो आपके एग्ज़ाम की 75% तैयारी सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए रिवीजन वीडियोस से ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके क्विक एंड फास्ट रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट पे जाके सारे रिवीजन सीरीज़ को देख डालिए और पसंद आए तो उसे शेयर भी करिए। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।